मैं लाहौर की मशहूर बाजार में चौकीदारी करता था। एक दिन मैं अपनी ड्यूटी पूरी करके घर जा रहा था। तभी बाजार में से मुझे किसी लड़की के रोने की आवाज आई। उस लड़की को मैं अपने घर ले आया और फिर मैंने उस लड़की से शादी कर ली। रात को मेरे सो जाने के बाद मेरी बीवी हर रात ऐसा काम करती कि सुबह को घर पैसे से भरा होता। एक रात राज जानने के लिए मैंने सोने का नाटक किया तो देखा कि मेरी बीवी, मेरा नाम यासिर है। मैं आज आप लोगों को अपनी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं लाहौर के मशहूर बाजार में चौकीदारी की नौकरी किया करता था। मेरी उम्र लगभग 25 साल थी। मेरी फैमिली दूसरे शहर में रहती थी और मैं यहाँ से कमा कर अपनी फैमिली को पैसे भेज दिया करता था। मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सकती। लाहौर शहर के मशहूर बाजार में चौकीदारी की नौकरी किया करता था और किराए पर मैंने एक कमरा लिया हुआ था। महीना हो जाता तो किराया चुका देता था और खाना होटल से खा लिया करता था। मेरा सारा टाइम ज्यादातर बाजार में ही गुजरता था। सुबह से लेकर मुझे रात हो जाती थी चौकीदारी की नौकरी करते करते। इसके बाद रात को अपने कमरे में जाकर सो जाता था और फिर दूसरे दिन मेरी वही रूटीन होती थी। आज भी रोज की तरह मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था कि मुझे वॉशरूम आया और मैं वॉशरूम चला गया था। क्योंकि इस बाजार के अंदर इतना रश होता था, इसलिए जब लोग बाहर निकल जाते थे तब मुझे इन पर ध्यान रखना होता था। खैर, मैं वॉशरूम की तरफ चला गया था। मैं ड्यूटी के टाइम पर मेरा अपना कोई भी ज्यादा काम नहीं हो पाता था। सच में चौकीदारी की नौकरी करना बड़ी ही जिम्मेदारी का काम होता है। ये बात मुझे अब चौकीदार की नौकरी करते हुए समझ आ रही थी। लेकिन अभी मुझे वॉशरूम गए हुए लगभग 5 मिनट का टाइम हुआ था कि मैं उस साइड से गुजर कर वॉशरूम की तरफ जा रहा था। तब मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज सुनकर मैं चौंक गया था। मैंने चारों तरफ देखा लेकिन मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अपना वहम समझकर कदम आगे बढ़ाने लगा, मगर थोड़ी ही देर के बाद मुझे फिर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। अब की बार रोने की आवाज तेज हो गई थी और आवाज कोने वाली कार की तरफ से आ रही थी। मैं भागता हुआ कार की तरफ गया और देखने लगा कि कौन सी कार से रोने की आवाज आ रही है। मैंने चारों तरफ देखा और हर एक कार के अंदर झांक कर देखा, मगर मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे कार के नीचे से किसी के पैर नजर आए। मैंने कार के नीचे झांक कर देखा तो कार के नीचे कोई लेटा हुआ था। मैंने देखा कि कार के नीचे कोई लड़की छुपी हुई थी। वो सुकड़ कर नीचे लेटी हुई थी और बड़ी सहमी हुई नजर आ रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसके थोड़े से पैर बाहर निकलते हुए दिखाई दे गए थे, वरना मैं तो उसे ढूंढता ही रह जाता कि न जाने किसके रोने की आवाज आ रही है। वो लड़की बुरी तरह से रो रही थी और इसके रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। इससे देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। मैंने इससे कहा कि बाहर निकलो। जब इसने मेरी आवाज सुनी तो वो खामोश हो गई और मेरी आवाज सुनकर वो और भी ज्यादा डर गई। तभी मैंने उससे तसल्ली दी और कहा कि बाहर निकलो, डरो मत मैडम, मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता दो, लेकिन बाहर तो निकलो। इस तरह से कार के अंदर छुपे रहने से तुम्हारी परेशानी हल नहीं होगी। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने जब ये सब कहा तो वो धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। इसकी हालत ठीक नहीं थी। वह इधर उधर देखते हुए कहने लगी, क्या सब लोग चले गए हैं? अब यहाँ पर तो कोई नहीं आएगा ना? वो लड़की अजीब बातें कर रही थी और न जाने किस बात से तसल्ली करना चाह रही थी। मैं उसको साइड पर ले गया और बैठने के लिए कुर्सी दी। मैंने उसे बैठने को कहा और कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। और आप कौन हो? आप इतनी डरी हुई क्यों हो? मुझे बताओ, यहाँ की पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। मैंने इस लड़की से बड़े प्यार से ये बात कही थी। मेरी इतनी हमदर्दी देखकर उसके तो आंसू निकलने लगे। तभी मुझे उस लड़की पर रहम आ गया और मैं इसके लिए पानी की बोतल लेने चला गया। मैंने इसे पानी पीने के लिए कहा। पानी पीने के बाद वो लड़की थोड़ी नॉर्मल हुई थी, लेकिन इसकी हालत बड़ी अजीब सी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी भाग दौड़ करके आ रही है। इसके लंबे लंबे बाल बिखरे हुए थे और इसके चेहरे पर बहुत पसीना आ रहा था। मैंने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाल कर उसे पसीना साफ करने को दिया। मैंने कहा, ये लो और अपना चेहरा साफ कर लो, आपका चेहरा बहुत गंदा हो रहा है। और मुझे तसल्ली से बताओ कि आपको कहाँ जाना है और मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। कि आपको कहीं जाना है, आप जिस तरह से कहोगी मैं वैसे ही आपकी मदद कर दूंगा। वो लड़की कहने लगी कि मेरा तो इस शहर में कोई भी नहीं है, जबकि मेरा इस दुनिया में भी कोई नहीं है। मैंने कहा, जब आपका कोई नहीं है तो फिर आप यहाँ पर किस तरह से आई हो? वो कहने लगी, मेरी किस्मत मुझे यहाँ तक ले आई कि मैं अपने ही घर से निकलने पर मजबूर हो गई। मैं इस शहर की नहीं हूँ, मैं दूसरे शहर में रहती हूँ। मैं एक यतीम लड़की हूँ और इसलिए यतीम खाने में रहती थी। यतीम खाने में मुझसे कहा गया था कि एक फैमिली को केयर टेकर की
जरूरत है, इसलिए इन लोगों ने मुझे भेजने का फैसला कर लिया था। मैं भी खुश हो गई थी कि चलो मैं भी कुछ कमा सकती थी। इसलिए वो फैमिली मुझे यहाँ पर लाहौर लेकर आ गई और इन लोगों ने मुझे अपने बच्चे संभालने के लिए दे दिए। मैं दिन रात इनके बच्चों को संभालती थी। जिस घर में मुझे केयर टेकर की नौकरी के लिए रखा गया था, वहाँ की मालकिन तो बहुत अच्छी थी और बहुत रहम दिल औरत थी। मालकिन ने हमेशा से ही मेरी मदद करनी चाही थी और मुझ पर मेहरबानी भी करती थी। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे इस फैमिली से कोई मसला नहीं था। मैं इनके बच्चों का अच्छे तरीके से ख्याल रख रही थी। इसी वजह से मालकिन खुश होकर मुझे काफी सारे पैसे भी दे दिया करती थी। मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए लगभग 3 महीने हो गए हैं। मैं मालकिन के दिए हुए पैसों से शॉपिंग भी कर लेती थी और अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लेती थी। मुझे इस घर में टाइम से खाना भी दिया जाता था और रहने के लिए कमरा भी दिया गया था। मुझे इस घर में काम करते हुए किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी, बल्कि मैं यहाँ बहुत खुशी खुशी रह रही थी। मेरी मालकिन का शौहर लंदन में नौकरी करता था। कुछ दिनों के लिए वो अपने घर पर आया था। एक रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं अपने रूम में लेटी हुई थी, इसलिए मैं बच्चों का ध्यान भी नहीं रख पा रही थी। उधर मालकिन अपने शौहर के आने में बिजी हो गई थी। इसी वजह से बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन मजबूरन मुझे कमरे से बाहर निकलकर बच्चों की देखभाल करने के लिए जाना ही पड़ा था। तभी मालकिन के शौहर की नजर मुझ पर चली गई। मालकिन का शौहर बड़ा घूर घूर कर मुझे देख रहा था। इनके होते हुए मुझे अपना काम करना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसलिए मैं जल्द अज जल्द बच्चों को सुलाकर अपने कमरे में वापस आ गई थी। और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मेरा आराम करने का बहुत दिल कर रहा था। घर के सारे लोग सो चुके थे। लगभग 3 बजे का टाइम था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जाग रही थी, तभी अचानक मैंने देखा मेरे कमरे में मालकिन की शौहर आ गई। इन्हें अपने कमरे में देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। वो मेरे कमरे में आकर मेरा हाल चाल पूछ रहे थे और हाल चाल पूछते पूछते वो मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे। इनकी इस हरकत से मैं बड़ा परेशान हो गई थी, इसलिए मैंने इनसे कहा कि मैं आपकी शिकायत मालकिन से कर दूंगी, आप मेरे कमरे से चले जाइए। उस दिन तो मालकिन का शौहर मेरे कमरे से चला गया था, लेकिन अगले दिन मालकिन ने कहा कि तुम बच्चों का ख्याल रखो, मैं शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। मालकिन तो घर से निकल गई थी, लेकिन घर पर मालिक, बच्चे और मैं अकेली थी। मालकिन के घर से निकलने के बाद मालिक ने मेरे करीब आने की कोशिश की। जब मैंने भागना चाहा तो मालिक ने मेरे बालों को पकड़ लिया और मुझे अपनी करीब खींच लिया और मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। मालिक मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मेरे बच्चों के साथ साथ मेरा भी ख्याल रखना है। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मालिक की ये सारी बातें सुनकर मैं तो बहुत डर गई थी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती थी। मुझे मालकिन के आने का इंतजार था और मैंने ठान लिया था कि मालकिन आ जाएंगी तो मैं इनके शौहर के बारे में इन्हें सारी बात बता दूंगी। मगर बहुत टाइम हो गया था, लेकिन मालकिन नहीं आई। पता चला कि मालकिन शॉपिंग मॉल से अपने मायके चली गई। जब ये बात मालिक को पता चली तो वो फिर से मेरे करीब आने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब की बार ऐसे ही मालिक मेरे करीब आने लगे। मैं भागकर घर से बाहर निकल गई थी और घर के बाहर कहीं छुप गई थी। मालिक को लगा कि मैं घर से भाग गई हूँ, लेकिन तभी अचानक मुझे मालकिन की गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। मालकिन घर पर आ गई थी और मुझे इनको देखकर बहुत खुशी हुई थी। मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया, लेकिन वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गई और अंदर जाकर अपने शौहर से सवाल किया कि ये लड़की तुम्हारे बारे में क्या कह रही है। मालकिन ने कहा कि अगर ये सच कह रही है तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं तुम्हारी हरकतों को अच्छी तरह से जानती हूँ। न जाने तुम्हें समझ क्यों नहीं आता कि मैं सिर्फ इस घर में तुम्हारे बच्चों की खातिर रुकी हुई हूँ, वरना तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें कब का छोड़कर चली जा चुकी होती। फिलहाल इन दोनों में बहुत ज्यादा झगड़ा शुरू हो गया। मालकिन ने मुझे मेरे कमरे में जाने के लिए कह दिया, लेकिन मालिक ये सब कुछ देखकर गुस्से से पागल हो गए थे। उस टाइम तो वो मालकिन की वजह से खामोश ही रहे, मुझे घूर कर ही रह गए। लेकिन अगले दिन जो मैंने सुना उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, इसलिए मुझे वहां से भागकर आना पड़ा। मालिक किसी से फोन पर बात कर रहे थे और कह रहे थे वो केयर टेकर लड़की, उसको तो मैं जल्दी ही अपनी काबू में कर लूंगा और तुम लोगों के पास लाकर छोड़ दूंगा। मुझे इसके बदले ज्यादा रकम चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए इसकी खूबसूरती के पैसे तो ज्यादा बनते हैं। पहले वाली लड़की ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, तुम लोगों ने मुझे इसके कम पैसे दिए थे, लेकिन अब की बार मुझे डबल रकम चाहिए। इस सब का मतलब ये था कि मालिक मुझे बेचना चाहता था। ये सब सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और मैं उसी टाइम पलट कर घर से भागी, मगर चौकीदार ने जाकर मालिक को बता दिया था कि मैं भाग गई हूँ। तभी मालिक ने मेरे पीछे 2-3 गुंडों को भेज दिया था और मैं भागते भागते यहाँ के एरिया में आ गई। यहाँ आकर मैंने कई लोगों से मदद की आवाज लगाई, लेकिन किसी ने मेरी कोई मदद नहीं की। जब मैंने अपने पीछे गुंडों को आता हुआ देखा तो मैं भागकर इस बाजार के अंदर घुस आई और
मेरे कार के नीचे छुप गई थी ताकि मुझे वो लोग देख ना सके। वो लोग यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन मैं इनको नजर नहीं आई और इसी वजह से मैं डर कर बुरी तरह से रो रही थी। मगर खुदा के करम से मुझे इन लोगों ने नहीं देखा। मैं इन लोगों को यहाँ से जाता हुआ देख चुकी थी क्योंकि वो लोग यहाँ पर मेरी तलाश कर रहे थे। इसके बाद मुझे आपने देख लिया तो मैं घबरा गई थी कि कहीं आप इनमें से ही तो कोई नहीं हो, लेकिन जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मेरी सांस में सांस आ गई थी। अभी तक इन लोगों का डर मेरे दिल से निकला नहीं है। वो लड़की इतना बताकर खामोश हो गई थी। इनका हाथ लगातार अपने सर पर था। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी तक इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, या फिर वो लड़की मुझे अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाह रही। मगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो लड़की बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, मैडम इस शहर में तुम्हारा कोई तो रिश्तेदार होगा क्योंकि तुम्हें यहाँ पर रहते हुए 3 महीने हो गए, तो तुम्हारी किसी से जान पहचान तो जरूर हो गई होगी। मैं उसी के पास तुम्हें छोड़ आऊंगा जिसको तुम जानती हो और मुझे जल्दी बताओ। इसके बाद मुझे अपनी ड्यूटी पर भी ध्यान देना है और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता। मैं तो खुद एक बेघर हूँ। गाँव से यहाँ शहर में चौकीदार की नौकरी करने के लिए आया हूँ। मेरे पास एक किराए का मकान है जहाँ पर मैं किराया देकर रहता हूँ और होटल का खाना खाकर गुजारा करता हूँ। बस मेरी जिंदगी तो इसी तरह से गुजर रही है। अब बताओ मैं तुम्हारा ध्यान किस तरह से रखूंगा। जिस कमरे में मैं रहता हूँ वहाँ पर भी मेरे साथ 2-3 लड़के रूम शेयर करते हैं। मैं वहाँ पर भी तुम्हें नहीं रख सकता क्योंकि मुझे वो कमरा बड़ी मुश्किल से मिला है। मैं तुम्हें साथ नहीं रख सकता क्योंकि इस कमरे में मेरे साथ लड़के रहते हैं। मेरी तो यही मामूली सी नौकरी है, इसमें मुझे भी ज्यादा पैसे नहीं बचते। रूम शेयर करने पर भी आधे से ज्यादा पैसे मेरे किराए में चले जाते हैं। मैं तो गांव में दर बदर की ठोकरें खा रहा था। तब किसी ने मुझे यहाँ की नौकरी के बारे में बताया तो मैं शहर चला आया और नौकरी करने लगा। अब अपनी फैमिली की खातिर यहाँ पर नौकरी कर रहा हूँ। मेरी 4 कवारी बहनें हैं और मैं उनका इकलौता भाई हूँ। मेरी माँ भी बेवा है, इसलिए सबकी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। मैंने इस लड़की को अपना तारुफ दिया था। मैंने उससे कहा, चलो अभी तो रात होने में काफी टाइम है, मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बिठा देता हूँ। थोड़ी देर के बाद जब मेरी ड्यूटी ऑफ हो जाएगी तो तब देखूंगा कि तुम्हारा क्या करना है। ये कहकर मैं उसे ऑफिस में ले गया और वो बैठ गई। इसके बाद मैं अपनी ड्यूटी करने के लिए बाजार में चला गया था, मगर मैं लगातार लड़की के बारे में ही सोच रहा था और ध्यान उस लड़की की तरफ ही पड़ा हुआ था कि आखिर मैं इस अनजान लड़की का क्या करूं। हालांकि वो लड़की मेरी जान पहचान की नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे इसकी बहुत फिक्र हो रही थी। अब जब मैं इसे जबान दे चुका था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। मैंने अपने एक फ्रेंड को कॉल की और फिर इस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन मेरे फ्रेंड ने इस लड़की के बारे में बहुत गलत बात की। वो गलत बातें करने लगा। इसका मतलब ये था कि हम इस लड़की का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दोस्त की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैं औरत की इज्जत करने वाला इंसान था। किसी भी लड़की को देखकर कभी मेरी नीयत खराब नहीं हुई थी क्योंकि मेरे घर में भी मेरी जवान जवान बहनें थी। रात के लगभग 9 बजे मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी। वो लड़की अभी तक ऑफिस में ही एक साइड में बैठी हुई थी और वो नींद में थी। जब मैंने उसे जगाया तो उसके चेहरे से डर साफ नजर आ रहा था। मैंने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन लेकर चलता हूँ, वहाँ पुलिस तुम्हारी मदद करेगी क्योंकि तुम्हारे यहाँ पर इस तरह से रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। सारी रात पड़ी है, तुम कहाँ जाओगी? शहर का माहौल बहुत खराब है। मैं तुम्हें इस तरह से नहीं छोड़ सकता। मैं तुम पर सिर्फ इतना ही एहसान कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता हूँ। तुम पुलिस को सारी परेशानी बता देना और पुलिस तुम्हारे ठिकाने तक तुम्हें पहुँचा देगी। वो लड़की कहने लगी, नहीं नहीं प्लीज मुझे पुलिस के पास मत लेकर जाओ, मुझे पुलिस से बहुत डर लगता है। इसकी आंखों में ये कहकर आंसू आ गए। मैं सोचने लगा कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने इससे कहा कि चलो ठीक है, इस शहर में मेरी एक दूर की बहन रहती है, मैं तुम्हें उसके घर पर छोड़ आता हूँ, वहाँ पर रात गुजार लेना। इसके बाद सुबह देखते हैं कि तुम्हारा क्या किया जाता है। हो सकता है कि सुबह तक कोई मसले का हल निकल आए। मेरी बहन के घर तुम आराम से रह सकती हो और मेरी बहन एक बड़े से बंगले में नौकरी करने जाती है, या फिर तुम इसके साथ काम पर चली जाना। मैंने उस लड़की को काफी सारे हल बताए थे और इसके चेहरे पर बेफिक्री भी नजर आने लगी थी, मगर अभी तक वो लड़की अपने सर पर हाथ लगाए हुए बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इंतजार कर रहा था कि वो खड़ी हो जाए और आगे बढ़े। तभी उसने मुझसे शर्ट मांगी और कहने लगी कि तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। अपनी शर्ट देखकर मैं खामोशी से बाहर आ गया था। जब मैं बाहर आया तो उसने मेरी शर्ट को अपने चेहरे पर इस तरह से बांध लिया था कि उसे कोई पहचान न सके। मैंने दूसरी शर्ट पहन ली और मैं उसे लेकर अपने दूर की बहन के घर पर आ गया। वहां पर अपनी बहन को इसके बारे में सब कुछ बता दिया और उस लड़की को अपनी बहन के घर छोड़ दिया। इसके बाद मैं अपने कमरे पर वापस चला आया। कमरे में आकर अपने सारे काम से फ्री होकर लेट गया था, लेकिन लेटते ही मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा बार बार घूम रहा था। मैं उस खूबसूरत
खूबसूरत लड़की के बारे में ही सोच रहा था, जिसकी मासूम सी आंखों में काफी सारे राज छुपे हुए थे और जिसकी खूबसूरती का मैं एक ही बार में दीवाना हो गया था। मगर मैं इसके ख्वाब नहीं देख सकता था। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी और वो भले ही यतीम लड़की हो मगर पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की थी, जबकि मैं गाँव का रहने वाला एक परेशान और बेरोजगार लड़का था। काफी देर तक इस लड़की के बारे में सोचते सोचते मैं गहरी नींद में चला गया था। सुबह को जैसे ही मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मुझे उस लड़की का ही ख्याल आया। मैं भागता हुआ उस लड़की के बारे में पता करने के लिए अपनी बहन के घर चला गया। जब मैं अपनी बहन के घर गया तो वो लड़की बड़ी खुश नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर मुझे अजीब सी मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। मैं देख रहा था कि जिस लड़की को मैंने कल देखा था, जिसको मैं अब देख रहा था, क्या ये वही लड़की है? क्योंकि कल उस लड़की की हालत बहुत खराब थी और वो रोए जा रही थी, मगर अब ये लड़की काफी खुश नजर आ रही थी। इसकी नजरें मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने उस लड़की से पूछ लिया, क्या बात है मैडम, आप आज बहुत खुश लग रही हो। लगता है कि मेरी बहन ने आपका बहुत ख्याल रखा है। मैंने बात अपनी बहन के ऊपर डाल दी तो वो कहने लगी, हाँ तुम्हारी आपी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, लेकिन मैं इस बात से नहीं बल्कि किसी दूसरी बात से खुश हूँ। मुस्कुराकर लगातार मुझे देखे जा रही थी। मैंने कहा, दूसरी बात भी मुझे बता दो, आखिर दूसरी बात कौन सी ऐसी बात है जिससे तुम खुश हो? मैंने मुस्कुराकर उस लड़की से सवाल किया। वो लड़की कहने लगी, देखो मेरी किस्मत मुझे कहाँ लेकर आ गई। एक यतीम खाने से मैं खानदान में केयर टेकर की नौकरी करने लगी और इसके बाद मेरी मुलाकात आपसे हो गई। मैंने आज तक खुशी भरा दिन नहीं गुजारा, लेकिन आज मैंने एक फैसला किया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब की बार अपनी जिंदगी में खुशियां आती हुई नजर आ रही हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आई कि आप क्या कहना चाह रही हो। तो वो कहने लगी कि यासिर साहब, मेरा आप पर दिल आ गया है। आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप मेरे ख्वाबों के शहजादे हों। आज तक कभी किसी ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन जिस टाइम आपने मेरी मदद की तब मैं समझ गई थी कि आप ही वो इंसान हो जो मेरी जिंदगी में मेरे लिए खुशियां लेकर आ सकते हो। आप एक बहुत अच्छे इंसान हो जो दूसरों की मदद करना अच्छे तरीके से जानते हो। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया था। आप मुझे कबूल कर लो ताकि इस शहर में आपके साथ भी दूसरा रहने वाला कोई हो जाए और मुझे भी कोई साथी मिल जाए। मैं जानती हूँ कि मेरी तरह आपका भी इस शहर में कोई नहीं। इस लड़की की ये सारी बातें सुनकर तो मैं हैरान रह गया था। उस लड़की ने मेरे दिल की सारी बातें अपनी जुबान से कह दी थी, क्योंकि मुझे भी उसको देखकर पहली नजर में ही प्यार हो गया था। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतनी खूबसूरत लड़की खुद आकर मुझे शादी के लिए प्रपोज करेगी। भले इतनी खूबसूरत लड़की के साथ जिंदगी गुजारने के लिए कौन इंसान इनकार कर सकता था। मैंने तो उसके लिए ख्वाब सजाने शुरू कर दिए थे। मैं उसका हाथ पकड़कर फौरन उसे रेस्टोरेंट लेकर चला गया। वहां जाकर हम दोनों ने अच्छा सा नाश्ता किया और इसके बाद अपने रूममेट को भी मैंने ये खबर सुनाई कि मेरी जिंदगी में एक लड़की आ गई है। एक खूबसूरत लड़की ने मुझसे शादी के लिए कहा है, मगर मलाइका ने मेरे दोस्त के सामने जाने से इनकार कर दिया। इस बात पर तो मुझे बड़ी हैरत हुई थी, क्योंकि उस शहर में तो उसे कोई नहीं जानता था। शायद इसे लड़कों के सामने जाना पसंद नहीं होगा, तभी उसने इनकार कर दिया होगा। मैंने इस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया। फिलहाल मैं मलाइका को कोर्ट मैरिज के लिए ले गया था। वहां जाकर मैंने अपने 4 फ्रेंड को कॉल की जो हमारे गवाह बन गए थे। इसके बाद हम दोनों की शादी हो गई, लेकिन टेंशन इस बात की थी कि मैं मलाइका को लेकर कहाँ रहूंगा, क्योंकि जिस रूम में मैं रहता था वहां पर तो पहले से मेरे साथ 3 लड़के रहते थे। लेकिन फिलहाल खुदा ने मेरी मदद की और रहने का इंतजाम भी हो गया था। मैंने अपने एक दोस्त को इस बारे में बताया और उनको ये भी बता दिया कि मैं अपनी बीवी को कहाँ रखूंगा, इसलिए उन्होंने मुझे एक छोटा सा कमरा दिलवा दिया और कहा कि जिसके पैसे तुम्हारी तनख्वाह से कट जाया करेंगे। उन्होंने मुझे एक छोटा सा कमरा दिलवा दिया और मेरी शादी के बारे में सुनकर मेरे दोस्त भी खुश हो गए थे। मुझे रहने के लिए कमरा मिल चुका था। मैं और मलाइका इस कमरे में शिफ्ट हो गए थे। मलाइका को ये छोटा सा घर बहुत पसंद आया था, क्योंकि हमारी नई जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। मलाइका की तो खुशी के ठिकाने ही नहीं थे और मैं मलाइका का शौहर बनकर खुद को बहुत खुशकिस्मत इंसान समझ रहा था। इसी तरह से हम दोनों की शादीशुदा जिंदगी को एक हफ्ता गुजर गया था और हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं अपनी वही चौकीदारी वाली ड्यूटी पर सुबह को जाता और शाम को 6 बजे तक घर वापस लौट आता था। लेकिन इसी दौरान मैंने मलाइका के अंदर एक बात नोट की थी। वो बात ये थी कि मलाइका मेरे सामने बड़ा अजीब सा रवैया रखती थी, जबकि वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी और मेरे सारे काम भी किया करती थी। कभी कभी वो मुझसे कहती थी, खाने के लिए राशन खत्म हो गया है, घर में राशन ला कर दे दो। लेकिन राशन के साथ साथ वो मुझसे फटकरी भी मंगवाती थी। कभी कभी मुझसे पिज्जा मंगवाती तो उसे खा लेती थी, लेकिन कभी कभी बड़े परहेज का खाना खाती थी। कहती कि मेरे पेट में दर्द है इसलिए परहेज का खाना खाती हूँ। लेकिन वो मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाती थी, मुझे डाल कर दे देती थी और इसके बाद खुद किसी ना किसी काम में मसरूफ हो जाती थी। जब मैं उसे अपने साथ खाने की जिद करता तो
कहती कि अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। न जाने मेरे सो जाने के बाद वो खाना खाती भी थी या नहीं। धीरे धीरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। हमारी शादी को लगभग 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब मैं चाहता था कि हमारी फैमिली भी आगे बढ़े, हमारे भी बच्चे हों, मगर मेरी बीवी अभी बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहती थी। एक दिन वो मोबाइल में मुझे एक ऐड दिखाने लगी और कहने लगी कि मैंने आपके बारे में कुछ सोचा है जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली है। मैंने बड़ी हैरानी से मलाइका की तरफ देखा और कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने कहा क्या इस ऐड को देखने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। उसने मोबाइल को बंद करके एक साइड पे रख दिया और कहने लगी, अरे नहीं, ये एक नौकरी का ऐड है। मैं मोबाइल देख रही थी तो ये ऐड आ गया, सोचा कि मैं तुम्हें भी दिखा दूंगी। ज्यादातर मैं ऐड के बारे में देखती रहती हूँ। तुम्हारी बीवी ऐसी वैसी नहीं है, पढ़ी लिखी है, इसलिए मोबाइल में छोटी मोटी चीजों को पढ़ लेती हूँ। मेरी बीवी बड़े नखरे में आकर ये बातें कर रही थी। मैं अपनी बीवी की बातों पर हैरान रह गया। उसने न जाने कब से अपने दिल में ये ख्याल पैदा कर लिया था कि वो मेरे लिए नौकरी ढूंढेगी। अगले दिन उसने मुझसे कुछ अहम पेपर मंगवाए और मुझे अपने साथ लेकर पासपोर्ट वीजा बनवाने के लिए चली गई। मुझे अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए मैंने उसके इस तरह के काम पर ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कर रही है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी थी, इसलिए मैंने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि शायद वो कोई आईडी कार्ड बनवा रही होगी। मैं अपनी बीवी पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसकी छोटी छोटी हरकतों को इग्नोर करने की कोशिश किया करता था। लेकिन फिलहाल मुझे इतना पता था कि मेरी बीवी मुझे दूसरी नौकरी पर लगवाने की जुगाड़ कर रही है। मेरी बीवी पासपोर्ट ऑफिस से निकली तो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी। पूरे 1 महीने के अंदर अंदर मेरे वीजे का भी बंदोबस्त हो गया था। खुदा जाने ये सब वो किस तरह से कर रही थी, मगर जो भी हो रहा था मैं इस सब से बहुत खुश था। मैंने वहाँ से चौकीदारी की नौकरी छोड़ने का फैसला भी कर लिया था और अपनी बीवी के कहने पर मैं दुबई में नौकरी करने के लिए तैयार हो गया था और हम लोग दुबई जाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि दुबई जैसी जगह में नौकरी मिलना कोई मजाक बात नहीं थी। लेकिन मेरी बीवी ने कहा था कि उसने दुबई के किसी बंदे से कहकर मेरी नौकरी के बारे में बात कर ली है। मेरे सारे दोस्त मुझे बहुत खुश नसीब समझ रहे थे। सच में तुम्हारी तो किस्मत का सितारा ही जाग गया है। बीवी भी अच्छी मिल गई है और अब नौकरी भी अच्छी मिलने वाली है। तुम्हारी तो सारी जिंदगी बदलने वाली है। दुबई जाने से पहले मलाइका ने मुझसे वादा लिया, कहने लगी कि दुबई जाने के बाद तुम बिल्कुल नहीं बदलोगे, जैसे हो वैसे ही रहोगे। मैंने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे पहले जैसा ही यासर रहूंगा। वहां जाने के बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बदला और मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद हूँ जिसने मेरी इतनी मदद की। फिलहाल हम लोग दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंच गए तो मलाइका के स्टाइल भी बदल गए थे। उसके बाद जब हम दुबई पहुंच गए तो मलाइका बहुत खुश और पुरइत्माद में लग रही थी। वो मुझे लेकर एक बंगले में आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दुबई की हर जगह के बारे में जानती है। इसको देखकर तो कुछ और ही लग रहा था। मैं तो मलाइका को देखकर बहुत परेशान हो रहा था। उसने दुबई में आकर अपने कपड़े भी दुबई जैसे लोगों की तरह ही पहन लिए थे। उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे अपने किसी जाने वाले के बंगले में लेकर जा रही है। मैं बंगले में जाकर एक तरफ को बैठ गया था और वो किसी कमरे में चली गई थी और कमरे में जाने के बाद वो बहुत देर के बाद बाहर निकली और मुझे उसका इंतजार करते करते नींद आने लगी थी। मैं उस बंगले के अंदर मलाइका का इंतजार करते करते सो गया। ना तो मलाइका आई और ना ही उस बंगले का मालिक जो कोई भी था। मैं मलाइका का इंतजार करते हुए गहरी नींद में चला गया था। जब मेरी आंख खुली तो मैंने फिर से बंगले के अंदर खुद को अकेला पाया था। मैंने जाकर अब कमरे के अंदर देखा जिस कमरे में मलाइका गई थी, लेकिन उस कमरे के अंदर तो कोई भी नहीं था। मैं ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान हो गया था और बाहर निकलकर मलाइका के आने का इंतजार करने लगा, क्योंकि मैं यहाँ दुबई के रास्ते के बारे में नहीं जानता था। मुझे यहाँ की किसी भी चीज के बारे में नहीं पता था। इसके बाद मैंने देखा कि मलाइका ने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे और वो बंगले के गेट के बाहर आई तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था। मैं इसे देखकर बड़ा हैरान हो गया था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वो यहाँ पर आकर कितनी तब्दील हो गई थी। इसके इस तरह के छोटे छोटे कपड़े पहने हुए देखकर मुझे खुद को शर्म आ रही थी। मलाइका ने कहा कि हम इसी बंगले में रहेंगे, ये मेरी जाने वाली दोस्त का बंगला है, वो कहीं गई हुई है, इसलिए जब तक हम लोग यहाँ पर हैं इस बंगले में रह सकते हैं। मैं बंगले के अंदर चला गया और नहा धोकर मैं सोने के लिए लेट गया था क्योंकि रात काफी हो गई थी। लेकिन जब मेरी आधी रात को आंख खुली तो मलाइका अपने सर पकड़े हुए बैठी हुई थी, जबकि बेड पर साइड में एक पर्स रखा हुआ था। मेरी नजर जैसे उस पर्स की खुली जिप पर पड़ी तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी कि वो पर्स तो पैसों से भरा पड़ा था, जो कि दुबई करेंसी के थे और कुछ पैसे पाकिस्तानी करेंसी के थे। लेकिन पैसों का मतलब तो मेरी समझ में नहीं आया था। जबकि मलाइका की तबीयत खराब लग रही थी। मैंने मलाइका से कहा कि मलाइका तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम यहाँ पर पहले भी आई हो, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो?
हो? मुझे सच सच बता दो, क्या बात है? ये तुम्हारी कौन सी जानने वाली का बंगला है? बताओ, वो तुम्हारी कौन बहन है या फिर कोई फ्रेंड है जिसके बंगले में हम रह रहे हैं? मैं बार बार मलाइका से सवाल कर रहा था, मगर मलाइका परेशान बैठी हुई थी। वो मुझसे कोई बात नहीं कर रही थी। जब मलाइका ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया तो मैं भी पलट कर सो गया था। सुबह जब मैं उठा तो मुझे मलाइका की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैं उसे गोद में लेकर पास वाले ही अस्पताल में चला गया। मैं यहाँ के रास्ते नहीं जानता था, इसलिए मुझे करीब में अस्पताल नजर आया तो मैं मलाइका को वहीं लेकर चला गया। वहाँ पर डॉक्टर ने मलाइका का इलाज किया और डॉक्टर मुझे बताने लगे कि ये मैडम ड्रग्स लेती हैं, इसलिए ड्रग्स इनके दिमाग पर सवार हो गई है, जिसकी वजह से इनके सर में दर्द रहने लगा है। जब मलाइका होश में आई तो मैंने उससे सवाल किया कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई कि तुम ड्रग्स लेती हो। मैं जब मलाइका पर चला रहा था तो वहाँ के डॉक्टर मुझे बड़ी गौर से देख रहे थे। डॉक्टर ने मलाइका से पूछा कि आपको कोई परेशानी है, तो मलाइका ने डॉक्टर को रोते हुए मेरी तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये मेरा शौहर और ये अक्सर पागलों वाली हरकत करता है। मलाइका की बात सुनकर डॉक्टर ने चौकीदार को इशारा किया। उन्होंने आकर दोनों तरफ से मुझे पकड़ लिया और कुछ ही देर बाद मैं दुबई के पागल खाने में पहुंच चुका था। यहाँ पर मुझे काफी सारे पागलों के बीच में बंद कर दिया गया था। यहाँ आने के बाद घबराहट की वजह से मेरा बुरा हाल हो गया था। मलाइका की ऐसी हरकतें देखकर मेरे होश उड़ गए कि इस मलाइका ने क्या कर दिया था। इसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, जबकि मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। मैं इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर यही कह रहे थे कि हर पागल यही कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ। पागल खाने में मेरी तरह और भी 2-3 नॉर्मल लोग मौजूद थे। इन पागल आदमियों में से एक आदमी थोड़ा नॉर्मल लग रहा था। 1-2 पागल लड़के भी इस आदमी से ठीक से बात कर रहे थे। उस आदमी ने अपने पास बुलाया और कहने लगा, तुम्हें क्या परेशानी है? तो मैंने इसे मलाइका की सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि मैं पागल नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर वो आदमी हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हारी बीवी कोई आम लड़की नहीं है, वो लड़की दुबई के बहुत बड़े बिजनेसमैन की बिगड़ी हुई बेटी है। उसने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया है। उसने तुम्हें ही नहीं बल्कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हाँ, बस फर्क इतना है कि मेरी उस लड़की के साथ शादी नहीं हुई थी। उसने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। फिर मेरी बातें सुनकर वो आदमी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, यहाँ पर यही सब कुछ होता है। यहाँ की बिगड़ी हुई लड़कियां यहाँ से भाग जाती हैं और शहर जाकर लड़कों को अपने झांसे में फंसाकर यहाँ लेकर आ जाती है, या तो वो उन लड़कों को यहाँ लाने के बाद इन पर इल्जाम लगाकर पुलिस के हवाले कर देती है, या फिर इन्हें पागल साबित करके इसे पागल खाने में भिजवा देती हैं। क्या तुम जानते हो यहाँ की बिगड़ी हुई अमीर लड़कियों का क्या काम है? ये लड़कियां फटकरी में ड्रग्स मिलाकर अलग अलग मुल्क में और वहाँ के अलग अलग शहर में नशा बेचने के लिए जाती हैं और खुद भी ड्रग्स लेती हैं। क्योंकि दुबई में फटकरी नहीं मिलती, इसलिए ये लोग ज्यादातर पाकिस्तान जाकर फटकरी खरीदते हैं और बहाने से वहाँ के लोगों को भुला फिसलाकर दुबई लाकर छोड़ देते हैं, और इसी तरह ये नशा इन लोगों के दिमाग में सवार हो जाता है। एक के बाद एक ही अमीर लड़कियां लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं। इस आदमी ने अपनी बात खत्म की तो मलाइका की एक एक बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। मलाइका ने भी मेरा इस्तेमाल किया था, जबकि मैं तो इसकी खूबसूरती का दीवाना होकर ये भी भूल गया था कि ये खूबसूरत और लड़चार लड़की मुझसे शादी करने पर क्यों राजी हो गई थी। मगर मैं क्या कर सकता था? मैं अभी संजान मुल्क में किसी को जानता भी नहीं था और इस बारे में अभी मेरे माँ बाप को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए खामोशी से इस पागल खाने में पड़ा हुआ था। लेकिन जब 2 महीने गुजर गए तो मैंने देखा कि मलाइका खुद मुझे यहाँ से लेने के लिए आई थी और वो रोकर मेरे सामने खड़े होकर मुझसे माफी मांग रही थी। कह रही थी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया मुझे इसके लिए माफ कर दो। मैं ये गलत काम करती थी क्योंकि मैं गलत लोगों में पड़ गई थी। मलाइका अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थी, लेकिन मैंने उससे पूछा कि मुझे ये तो पता है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों और किस वजह से लेकर आई थी, अब मुझे ये भी बता दो मुझे पागल खाने से छुड़ाकर क्यों लेने आई हो। मलाइका ने बताया कि तुम्हारे साथ गलत करने के बाद रोज मुझे अपनी गलती का एहसास होता था कि तुम मेरा कितना ख्याल रखते थे, तुमने मेरी कितनी मदद की। मैंने तुमसे झूठ बोला, फिर भी तुमने मेरी बात पर यकीन कर लिया था। मुझे मेरे वालिद ने घर में कैद कर दिया था ताकि मैं अब इस तरह की हरकतें ना करूं, लेकिन रोज मुझे ख्वाब में तुम नजर आते थे और मैं देखती थी कि मेरी गलती की वजह से तुम बहुत ज्यादा परेशान हो। इसलिए मैंने अपने वालिद से कहा कि वो तुम्हें पागल खाने से छुड़वा दे। मैंने अपने वालिद के आगे हाथ जोड़े, इनसे माफी मांगी कि आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूंगी, बस वो मुझे घर से निकलने दे और किसी तरह से तुम्हें पागल खाने से छुड़ा दे। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं कसम खाती हूँ और वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूंगी। प्लीज तुम मुझे यहाँ से लेकर मुझे मेरी उसी दुनिया में वापस ले जाओ जहाँ हमने अपनी नई जिंदगी की नई शुरुआत की थी। मैंने अपनी बीवी को माफ कर दिया था, वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। मलाइका के वालिद भी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगी, लेकिन इनकी शर्त ये थी कि मैं इनकी बेटी को लेकर वापस पाकिस्तान चला जाऊं। वो अब दोबारा अपनी बेटी को ये गलत काम
करते हुए नहीं देखना चाहते। मलाइका के वालिद भी दुबई थे और उन्होंने अपना बिजनेस दुबई में सेट कर लिया था, इसलिए वो दुबई में रहते थे। लेकिन अब जबकि मलाइका की शादी मेरे साथ हो गई थी, वैसे तो मलाइका ने न जाने कितने लड़कों को बेवकूफ बनाया था, लेकिन अभी तक इसने किसी के साथ शादी नहीं की थी। इसकी शादी सिर्फ मेरे साथ ही हुई थी, इसलिए मलाइका को मुझसे बहुत मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों मियाँ बीवी वापस पाकिस्तान आ गए थे और मैंने लाहौर जाकर एक मकान खरीद लिया और मलाइका के वालिद ने यहाँ पर मुझे कारोबार करने के लिए पैसे दे दिए थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। मैं अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ और खुशी खुशी अपने नए घर में रहकर जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने गाँव से अपने माँ और बहनों को भी बुला लिया है और एक एक करके अपनी बहनों की शादी भी कर दी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।